नमस्कार, मैं अजय बख्तरिया स्वागत करता हूं आपका हमारे कार्यक्रम टॉक विद अजय में। और आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही विचित्र विषय है, क्योंकि ये विषय सभी की जीवन जो होता है, सभी का जो जीवन होता है उस जीवन में कहीं ना कहीं टकराता है और हम सब उससे काफ़ी डरते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो विषय हमारे बीच में आ जाने वाला है ये काफ़ी अजीब तरीके से, क्योंकि मैं खुद भी हूँ, अगर अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे अंदर भी एक अलग ही फियर आपको दिखेगा। आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग की, कि किस तरह से हम पब्लिक के बीच में बोलने से डरते हैं, किस तरह से हम पब्लिक के बीच में बात करने से डरते हैं, 10 लोगों के बीच में क्यों हम बोल नहीं पाते, क्यों हम स्कूल में अगर क्लास में खड़े हो जाते हैं या टीचर के साथ हम सभी क्लासमेट के सामने खड़े हो जाते हैं तो हम बात करने में, बोलने में घबरा जाते हैं। अगर हमको कहीं मंच पे खड़ा कर दे, कहीं एंकरिंग के लिए खड़ा कर दे तो हम काफ़ी डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का ये डर होता है। और इस डर को हम कैसे मिटा सकते हैं, इस फियर को हम कैसे अपने आप से दूर कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे एक मेहमान को हमारे बीच में लेकर आए हैं। तो मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के मेहमान पब्लिक स्पीकिंग कोच श्री शुभम जाट जी का। बहुत बहुत स्वागत है शुभम जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम जी, क्योंकि क्वारंटाइन चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था और लगातार हम लोग लॉकडाउन में थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी का जो माहौल था वो पूरा का पूरा कोरोना से पीड़ित एक माहौल निकला है। पूरा वर्ष जो हमारा है, आधे से ज़्यादा वर्ष बीत चुका है, जो कोरोना के साथ साथ हमने पूरा बिता दिया है। तो हम भी लॉकडाउन थे, आप भी लॉकडाउन थे, पूरा देश लॉकडाउन था। पर इसे लॉकडाउन आपने कैसे बिताया, क्या किया आपने इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, हम जानना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस लॉकडाउन में करी, और स्पेशली मुझे पिछले 2 महीने के लॉकडाउन पे अपने खुद पे एक चीज़ का गर्व है कि इस बहुमूल्य समय को वेस्ट नहीं किया। खुद कुछ न कुछ प्रैक्टिस करते रहे, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में हैं तो लोगों से मिलते रहे, बात करते रहे, ऑनलाइन मीटिंग्स करते रहे और खुद रिकॉर्ड किया, खुद को बहुत सारे ऐसे ब्लॉग पोस्ट लिखे हैं, ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो करी है। कुछ नई चीज़ें सीखी है, बुक्स पढ़ी है ताकि कुछ नया सीखने को मिले अलग अलग टॉपिक्स पे। तो बस ऐसे ही मैंने अपना लॉकडाउन स्पेंड किया है। क्या बात है, यानी पूरा उपयोग उसका किया आपने। जी बिल्कुल। शुभम जी, आपका जो विषय है पब्लिक स्पीकिंग है और हमारे दर्शक और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या होती है ये पब्लिक स्पीकिंग और क्या होता है इसका डर, क्योंकि जब तक हमको विषय सामने नहीं आएगा हम आपको आगे कैसे आपसे आगे के सवाल कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि ये पब्लिक स्पीकिंग होती क्या है और क्या इसका डर होता है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज़, अगर कोई सुन रहा है और ये समझ रहा है कि पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है कि हज़ारों लोगों के सामने बोलना, ऐसा नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग हर सारी चीज़ें पब्लिक स्पीकिंग है। अगर हम दोनों बात कर रहे हैं, ये भी एक पब्लिक स्पीकिंग का फॉर्म है। अगर आप क्लास के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप अपनी छोटी सी, अगर आप कंपनी में काम करते हैं और 2-3 टीम के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो भी पब्लिक स्पीकिंग है। अगर आप 4-5 दोस्तों के बीच में बोल रहे हैं तो वो भी चीज़ पब्लिक स्पीकिंग है। तो ये होता है पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन इसका डर क्या होता है? डर का मतलब ये है कि क्योंकि हम इसके यूज्ड नहीं है, मतलब इसको कोई ऑफ्टन करते नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप क्लास के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो सडनली आपको नर्वसनेस होती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आप थोड़ा हकलाने लगते हैं, और ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो वो एक डर की वजह से करते हैं। अब इसके कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपने पास्ट में इसको कभी किया नहीं है, या फिर आपको किसी ने पहले मजाक उड़ा दिया है, कोई हंस दिया है, तो आपको वो एक तरह से सदमा बैठ जाता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एक पब्लिक स्पीकिंग का डर बैठ जाता है। ये होता है पब्लिक स्पीकिंग का डर। बिल्कुल। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपका टीचर रहा हूँ एक समय पे, और जब मैं आपका टीचर था तब मैंने देखा था कि यार आप बोलने में काफ़ी डरते थे और क्लास में भी खड़े होने में आपको बड़ी समस्याएं, खड़े होते थे लेकिन किसी पनिशमेंट के लिए, ये मजाक की बात है लेकिन फिर भी एक ऐसा माहौल था कि किसी पनिशमेंट के लिए आप जरूर खड़े होते थे, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो आप काफ़ी पीछे रहते थे, ये आप भी मानते हैं। लेकिन आज आप एक अच्छे कोच हैं, आप पब्लिक में ये बात फैला रहे हैं, पब्लिक तक जागरूकता लेके आ रहे हैं कि हम जनता के सामने अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे हम अपनी बात को रख सकते हैं बिना किसी डर के। तो ये सब बदलाव कैसे, क्यों और किस लिए, किस लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज यही विषय क्यों? जैसा कि आपने बताया बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं एक छोटी जगह से आया हुआ था तो एक डर रहता है लोगों के सामने बोलने का, वो क्या सोचेंगे, हंसेंगे। तो इन कुछ डर की वजह से मैं कभी भी स्पीच में पार्टिसिपेट नहीं करता था। इवन स्कूल टाइम में तो शायद मैंने एक बार पार्टिसिपेट किया होगा, और उसमें भी जब एक रिहर्सल हुई थी
तो मैं वहाँ गया और जितनी भी चीज़ें थी वो सब भूल गया और मुझे भाग के वापस आना पड़ा। उसके बाद मैंने स्कूल में कभी इस चीज़ों को किया ही नहीं। लेकिन जब मैं फिर कॉलेज में आया तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, एक ये जो वीकनेस है, अपन हेल्दी हैं सब है, लेकिन एक जो वीकनेस है वो यही है कि यार डर, और इसकी डर की वजह से काफ़ी अपॉर्चुनिटी लूज़ हो रही थी। अपॉर्चुनिटी अच्छे लोगों से मिलने जुलने की, क्योंकि आप खुद भी देखिएगा जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं या फिर आप लोगों से पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपको अलग अलग लोगों से पहचान होती है, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, उनसे नया सीखने को मिलता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी ख़त्म होती जा रही थी मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अपने को इस चीज़ पर वर्क करना है, इसको ओवरकम करना है, क्योंकि कोई भी पब्लिक स्पीकर है वो बोर्न नहीं है यार, पैदा नहीं होता, बच्चे पैदा होते हैं, पब्लिक स्पीकर नहीं। तो बस वहाँ से डिसाइड किया कि नहीं। लेकिन ये जर्नी थोड़ी टफ रही क्योंकि मैंने खुद से फिगर आउट करने की कोशिश की कैसे मैं इसको नर्वसनेस हैंडल करूँ। तो इस जर्नी के अंदर काफ़ी चीज़ें करी, जैसे कि बुक्स पढ़ना, यूट्यूब पे वीडियो देखना, पर मैंने लगभग 50,000 खर्च कर देंगे। आपने कबर्ड देखा होगा अभी बुक से भरा हुआ है। लेकिन बात ये है कि यार बुक्स पढ़ना, इन्फॉर्मेशन सब कुछ नहीं होता, आपको उसको एग्जीक्यूट भी करना होता है, आपको वहाँ पब्लिक स्पीकिंग करनी भी पड़ती है। सब पढ़ लिया, दिमाग में सब ज्ञान है, मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, उससे कुछ होना नहीं है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार अपन एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते हैं, जैसे आपने करी। तो ऐसा नहीं कि बस आपने बस अभी कि मैं ज्ञान ले लूँ फिर बाद में इंटरव्यूज़ लेना शुरू करूँ, नहीं, आपने सारी चीज़ें शुरू कर दी, इसको बोलते हैं एक्शन लेना। तो फिर एक्शन लेना शुरू करें। इसके अंदर मैंने काफ़ी एक्शन लाइक पर एक्सरसाइज करी कि लोगों से आज मैं 2 लोगों से बात करूँगा, आज रैंडम लोग स्ट्रेंजर से मैं बात करूँगा, ऐसा कुछ भी, खुद को रिकॉर्ड करूँगा, फेसबुक या यूट्यूब पे लाइव जाऊँगा। ये कुछ चीज़ें जो मैंने करी। और सबसे बड़ा इसमें मेन चीज़ होती है, ये ऐसा नहीं कि किसी एक्सरसाइज को करने के बाद आप सब कुछ हो जाओगे, मेन होता है माइंडसेट। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ करी और ज़्यादा डर गए तो माइंडसेट और ख़राब हो जाता है, इसलिए सही माइंडसेट होना जरूरी है। सो मुझे इसमें करीबन 2 से 3 साल लगे इसको ओवरकम करने में। और अब मैं आपके सामने आप देख सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल को ये चीज़ें सिखाता हूँ, कैसे ओवरकम करना है, कैसे खुद को एक्सप्रेस करना है। अगर आप किसी को इंटरव्यू या पॉडकास्ट पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये क्वारंटाइन में बहुत हो रहा है, आप बाहर पब्लिक स्पीकिंग नहीं दे सकते, भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, लेकिन आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, आप पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं उनको भी सिखाता हूँ कि यार कैसे आप ब्लैंक नहीं जाए, ऐसा नहीं कि आप कुछ बचा ही नहीं है बोलने को, ये सारी। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछले कुछ सालों में सीखी है। जी बिल्कुल। जैसे आपका एक अभी आंसर था कि ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से या ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से कई ऐप होते हैं जो ऑनलाइन हम लोगों को पब्लिक से जोड़ते हैं जी। सो उन पर भी पब्लिक स्पीकिंग होती है। जैसे मान लीजिए अभी कई ऐप ऐसे चल रहे हैं जिस पे हम लोग दूसरों से जुड़ सकते हैं, और उन पे भी जब हम बात करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं या कुछ ऐसे मित्र हैं, जब वो बात करते हैं तो उनसे जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ या जब उनसे बात करता हूँ, मैं योगा टीचर हूँ, मैं योग को पढ़ाता हूँ, और जब पढ़ाते समय अगर मैं उनसे क्वेश्चन करने का बोलता हूँ तो वो वहाँ पर भी डरते हैं जी। तो क्या ये भी पब्लिक स्पीकिंग में ही आता है? बिल्कुल। कुछ समय पहले मुझसे एक बंदे ने या दोस्त थे या किसी ने पता नहीं मुझे इंस्टाग्राम पर पूछा था, जब मैंने Q&A किया था कि अभी तो पब्लिक स्पीकिंग बंद है तो फिर आपका ये कैसा चल रहा है बिजनेस वगैरह। मैंने कहा नहीं, पब्लिक स्पीकिंग कभी बंद नहीं होती। आजकल उसका सिर्फ एक फॉर्म शिफ्ट हो गया है। जब पहले ऑफलाइन होता थे, लोग इकट्ठे होते थे, नेता लोग रैलियाँ करते थे, उसको पब्लिक स्पीकिंग कहा जाता था। लेकिन अब क्या है, जैसे आपने जूम मीटिंग्स और ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं बहुत सारे, तो उन पर लोग हज़ारों लोग जुड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस चलती है तो उसमें हज़ारों स्टूडेंट्स रहते हैं और फिर एक टीचर रहता है, किसी को कुछ क्वेश्चन रहता है, फिर टीचर उसको कुछ बोलने का बोलता है, तो वहाँ पर भी उसको हज़ारों बच्चे देख रहे हैं, बिल्कुल सर देख रहे हैं, टीचर देख रहे हैं। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ही है जी। तो शुभम जी, आपके से जो जवाब मुझे मिले हैं काफ़ी प्रशंसनीय हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा है कि पब्लिक स्पीकिंग की ज़रूरत किन किन लोगों को होती है और किन किन लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का जो क्षेत्र है उसमें आना चाहिए? सो पब्लिक स्पीकिंग की ज़रूरत लगभग ज़्यादातर लोगों को लगती है, मतलब ज़्यादातर आबादी जो है उनको पब्लिक स्पीकिंग की ज़रूरत लगती है। 2 चीज़ें इसमें भी, एक ज़रूरत होना बात अलग है, लेकिन एक स्किल होना वो बात अलग है। बिल्कुल। अगर ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको रोटी कपड़ा मकान से ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ें चाहिए हमें, जैसे पैसे, ताकि आप हॉस्पिटल जा सके, अच्छा इलाज करा सके। तो पब्लिक स्पीकिंग भी ऐसी चीज़ में से आती है कि यार आपके पास एक स्किल है, क्यों? ताकि आप आगे जाके कोई अपॉर्चुनिटी मिले लोगों के सामने बोलने की, उनसे मिलने जुलने की, तो उसको छोड़े ना। क्यों? डर के मारे छोड़े ना उसको।
सो फिर भी मेनली अगर जब मेरे प्रोफेशन में अगर मेरे पास किस टाइप के लोग आते हैं तो मैं आपको बता दूँ मेरे टाइप एक तो स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको प्रेजेंटेशन देने ही होते हैं, टीचर्स बुलाते ही हैं। और मैं वैसे कॉलेज में फेवरेट बन गया था हमारे सर का, क्योंकि यार आप आओ, सबसे पहले मुझे बुलाते थे। इवन मैं प्रिपेयर था या नहीं, डजंट मैटर, क्योंकि उनको पता है कि कुछ ना कुछ बोल ही लेगा। सो एक तो स्टूडेंट्स होते हैं, उसके बाद में एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स क्यों? क्योंकि उनको लाइक पॉडकास्ट करना है, वीडियोस बनानी, इंटरव्यूज़ लेने हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, कंटेंट बनाना है, तो एक एंटरप्रेन्योर्स हो गए। फिर प्रोफेशनल्स, मतलब जो जॉब कर रहे हैं, इसमें भी अलग अलग सेक्टर होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कस्टमर सपोर्ट का है तो उसमें आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ स्क्रिप्टेड चीज़ बोलनी होती है। लेकिन अगर आप ऐसे प्रोफेशन में जैसे आईटी मैनेजर हैं तो आपको अपनी टीम को हैंडल करना है। अगर आप किसी और दूसरी फील्ड में, अब मुझे एग्जैक्ट सारी फील्ड में नहीं, लेकिन सब आते हैं, जैसे लॉयर्स आते हैं कुछ कुछ, क्योंकि उन्हें लोगों के सामने बोलना पड़ता है, जज के सामने बोलना पड़ता है। और जो नए लॉयर्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ से। तो ऐसे हर तरह के लोग मेरे पास आते हैं। और कभी कभी एक बार तो हाँ, मुझे मज़ा आया कि एक बार एक आर्मी वाला बंदा आया था। वो बोलता है कि मुझे अपने सीनियर्स या फिर जो मेंबर्स है साथ वाले, उनके सामने बोलने में भी घबराहट होती है। मैंने कहा ये शॉकिंग है, क्योंकि आज तक इतने लोगों से बात करने के बाद एक आर्मी वाला मेरे पास आया। मैंने कहा वाह, कितनी ब्रॉड है ये फील्ड। बिल्कुल बिल्कुल। शुभम जी, क्योंकि देखिए आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, आप पब्लिक के बीच में बोल सकते हैं, कई जगह आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं, कई जगह आपने एंकरिंग भी की है, लेकिन कई ऐसे युवा हैं, कई ऐसे बड़े हैं, कई, जैसे आपने बताया कि अभी एक आर्मी पर्सन भी आपके पास आए थे, उन्होंने तक ये बात कही कि मुझे अपने सीनियर्स से बात करने के लिए थोड़ा सा कोई ऐसा नॉलेज दीजिए कि मैं उनके सामने बिना डरे बात कर पाऊँ। ये आपके लिए बड़े गर्व की बात है कि मतलब इतने बड़े बड़े लोग भी आपसे मिलते हैं, हर क्षेत्र के लोग आपके पास आ रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है कि ये डर खत्म हो जाए? क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि यार कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं हम लोग कि हम बोल पाएँ, कर पाएँ, मैं भी अगर कैमरे के सामने हूँ तो मुझे लगेगा कि नहीं यार मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ, लेकिन अकेले में अगर मैं रहूँगा तो मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ, मैं कांच में देख के अच्छे से बात कर सकता हूँ। लेकिन अभी अगर मोबाइल ऑन कर दिया या कैमरा ऑन कर दिया तो मुझे लगेगा कि अरे यार नहीं यार, डर लग रहा है। तो क्या ये डर, क्या पब्लिक के बीच में बोलने का डर, ये खत्म हो सकता है और कैसे हो सकता है? जी, तो आपका पहला सवाल है कि क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया और आप खुद भी जानते हैं कि जब मैं स्कूल में था तब मुझे डर था और मैं नहीं बोल पाता था। तो अगर मैं कॉलेज में जाके बोल रहा हूँ यार, अब इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ख़त्म किया है, तभी मैं यहाँ हूँ। तो बिल्कुल ये डर ख़त्म हो सकता है। कोई भी पैदा नहीं होता है कॉन्फिडेंस के साथ में, वो तो बिल्ड होता है धीरे धीरे, और जैसे एक मसल बिल्ड होती है। ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको अभी कुछ बोलूँ और रातों रात आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, सुबह तो उठेंगे मम्मी मैं कॉन्फिडेंट हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। कॉन्फिडेंस होता है धीरे धीरे बिल्ड, स्टेप बाय स्टेप। सो पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कैसे इसको हैंडल करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट में यानी कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी बैड एडवाइस भी मिलती है। बिल्कुल मिलती है। तो क्योंकि गलत ज्ञान देने वाले भी बहुत हैं, खाली उनको क्या है ज्ञान देने से मतलब है, उनको मतलब नहीं है कि वो सही है या गलत है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण है कि यार लोगों के, जब आप पब्लिक स्पीकिंग दे रहे हो तो लोगों के सिर पर देखो, आँखों में मत देखो। ठीक है अगर उसने ऐसी एडवाइस दी, पर लेकिन सही नहीं है। क्यों? पहली चीज़ तो आपको फियर को फेस करना है, ना कि अवॉइड करना है। फेस करना, उसको डर को जीतना हो तो आप फेस ही करना पड़ेगा। मैंने ऐसा नहीं किया आप सामने सेना आ गई आप साइड में से निकल जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको फेस करना है। तो जो हेड पे देखने वाली एडवाइस वो बहुत गलत है। पहली चीज़ वो फेस नहीं कर रहा है फियर, और दूसरा वो इंगेज नहीं कर सकता अपनी ऑडियंस को। क्योंकि अगर मुझे आपसे अच्छा व्यवहार बनाना है तो मुझ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कैसे कहते हैं ना, अपन आधी से ज़्यादा बातें सच है या झूठा उसकी आंखों में देख के जान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बस ऐसा ही है कि यार आपको ये चीज़ें अवॉइड नहीं करनी है। अब ऐसी कोई बहुत सारी एडवाइस है, जैसे ये है और भी ऐसी वाहियात एडवाइस है, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता कि इमेजिन करो योर ऑडियंस इज सिटिंग इन द अंडरवेयर। इस लेवल की भी एडवाइस देते हैं लोग। ये सब मैंने अपनी रिसर्च में पता किया कि यार ऐसी एडवाइस भी मिलती है। तो उन एडवाइस को अवॉइड करना चाहिए। केयरफुली सिलेक्ट करो कि यार कौन सी एडवाइस आपके लिए काम की है, कौन सी। तो एक तो ये है। अब बात करते हैं कि कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो इसे खाली फियर ओवरकम करना, एक जैसे स्टूडेंट है उसके लिए क्या है, फियर ओवरकम करना एक मेन चीज़ हो जाती है क्या बस वो। लेकिन जब अगर आप अपर स्केल पे जाते हैं, आप जॉब करते हैं, तो फिर लेवल बढ़ता जाता है। बिल्कुल। तो जैसे पहला आप, क्योंकि स्टूडेंट है तो आपको सिर्फ जल्दी से कोई भी प्रेजेंटेशन देना है, जो याद है वो बोलना है, करना है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, ऑडियंस को इंगेज करना रहता है, अटेंशन ग्रैब करके रखनी पड़ती है, बोरिंग नहीं होना होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। तो इसको मैंने 4-5 स्टेप्स में बांटा है। अब पहली स्टेप जो है वो फियर के ऊपर ही है।
फियर में क्या होता है कि आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है कि ये कहाँ से आ रहा है, ऐसा क्यों। क्या इसकी वजह ये है कि पास्ट में कोई आपके साथ घटिया एक्सपीरियंस हुआ हो, यानी किसी ने मजाक उड़ा दिया हो, या फिर कुछ गलत हो गया हो, आप मैस्ड अप हो गए हो, या फिर आप भूल गए हो। इसकी वजह से फिर आप इनिशिएटिव नहीं लेते हो कि यार नहीं अब मेरी जब वापस वो चीज़ हो गई, तो डर रहता है ना कि यार जैसे तेज़ गाड़ी चलाते हैं जैसे, तो अगर एक्सीडेंट हो गया तो अगली बार चांसेस ज़्यादा है कि वो तेज़ गाड़ी नहीं चलाएगा या फिर बचे ही नहीं का लायक चलाने के, तो ऐसा होता है। तो पहले फाइंड आउट करो कि वो कहाँ से आ रहा है, क्या कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस है या फिर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है। पहली चीज़ अगर आपने फाइंड आउट कर ली, फिर एक सर्टेन माइंडसेट आप इंस्टॉल करो। जैसे कि अगर पास्ट में कुछ हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वापस आपके साथ बुरा ही हो। एक बार कुछ बुरा हो गया, कुछ दिन अच्छे नहीं जाते हैं, कुछ दिन अच्छा महसूस नहीं होता है, कुछ दिन अच्छा जाता है, कुछ दिन मज़े में रहते हैं। तो सेम चीज़ इस पर भी अप्लाई होती है। पहले फाइंड आउट करो कहाँ से आ रहा है और फिर नए माइंडसेट के साथ चेंज करो जो राइट हो माइंडसेट। पहली स्टेप ये होती है। दूसरी स्टेप होती है कि कंटेंट होना, यानी कि किस बारे में आप बोलने वाले हो। अगर आप पब्लिक के सामने खड़े भी रह गए लेकिन आपको पता ही नहीं है कि बोलना क्या है, कहाँ से शुरू करना है, क्या नहीं बोलना है, कोई ऑकवर्ड मोमेंट्स आ गया, यानी कि सामने वाले को आपने कुछ कहा और उसको समझ में नहीं आया, तो उस ऑकवर्ड मोमेंट को कैसे हैंडल करना है, अगर ये स्किल नहीं है आपको तो भी फिर आप सेम फियर बना रहेगा। तो दूसरी चीज़ होती है कंटेंट होना, कि यार क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें। फिर तीसरी चीज़ होती है कि कैसे फ्लो में बोला जाए। अब फ्लो में बोलने का एक तरीका होता है, जैसे कि आपको अपना जितना प्रेशर है अपने ऊपर कि हो कैमरा चल रहा है और लोग देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें छोड़नी होती है। अगर आप अपने ही हेड में रहोगे, खुद के बारे में सोचेंगे कि लोग मुझे देख रहे हैं, तो फिर आप घबरा जाओगे, आप ओवर थिंक करोगे, आपका दिमाग 10 गुना तेज चलेगा लेकिन आप बोल नहीं पाओगे, तो भूल जाओगे। तो प्रेशर को ख़त्म करो। यार जितना भी प्रेशर है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, सबसे लोग चिंता करते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैंने कैसे कपड़े पहन रखे, मेरे कैमरे में थोड़ा सा सही आ रहा है। तो ये जो प्रेशर है ये ख़त्म करो और उसको इससे बाहर आओ। खुद के बारे में नहीं, लोगों के बारे में सोचो कि यार वो आपको सुनने आए हैं, तो उनसे बोलो, उनसे बात करो, उनकी आंखों में देखो। तो ये चीज़ अगर आप करोगे प्रेशर ख़त्म होगा और आप पब्लिक स्पीकिंग का एक जो फ्लो में बोल सकते हैं। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं, कोई हमारे पास स्क्रिप्ट है नहीं, क्या हमारे कागज़ पे कहीं लिखा है मैं कर रहा है लाइन रट रहा हूँ, नहीं, हम पिछले 10-20 मिनट से बात कर रहे हैं और बिना ऐसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने ऊपर से प्रेशर ख़त्म कर रखा है। तो तीसरी चीज़ ये होगी। फिर चौथी चीज़ होती है ऑडियंस को इंगेज करना सीखो कि यार कैसे। तो ऑडियंस को इंगेज करना मतलब आई कॉन्टेक्ट करना, एनर्जी थोड़ी हाई रखना, वॉइस में सॉरी इतना धीरे भी मत बोलो कि सामने वाला सुन ही ना पाए, थोड़ी सी लाउडर वॉइस करना। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो लोग देखेंगे और आपको, अगर जैसे लोगों को देखा, फॉर एग्जांपल आपको अच्छा फीडबैक मिलता है तो आप खुश होते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो एक ये तरीका है। फिर पांचवी जो फाइनल स्टेप जो है उसका मतलब होता है कोर कॉन्फिडेंस पे वर्क करना। देखो दो तरह के कॉन्फिडेंस होते हैं, एक होता है सिचुएशनल कॉन्फिडेंस और एक होता है कोर कॉन्फिडेंस। ना सिचुएशनल कॉन्फिडेंस और कोर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस क्या है? सिचुएशनल कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कॉन्फिडेंट है। कोई बच्चे होते हैं जो क्लास के, जैसे मॉनिटर को देख लो, वो अपनी क्लास के सामने एकदम शेर की तरह रहता है, लेकिन पूरे स्कूल के सामने बोलना हो तो घबरा जाता है। हो सकता है नहीं भी घबराए, लेकिन हाँ ये सिचुएशनल कॉन्फिडेंस है। किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी दिन किसी ने अच्छे कपड़े पहन रखे तो कॉन्फिडेंस है किसी से भी बात कर लेगा। आज उसने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे तो उसको डर रहेगा कि वो क्या सोचेगा। तो ये हो गया सिचुएशनल कॉन्फिडेंस। लेकिन कोर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला अमीर है गरीब, छोटा है बड़ा, सबसे कॉन्फिडेंस पे बात करना। इंटरव्यू चल रहा है, सामने वाला कितना महान आदमी है, छोटा आदमी है, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये होता है कोर कॉन्फिडेंस, यानी कि अंदर से आता है। तो हमें कोर कॉन्फिडेंस पे वर्क करना चाहिए। अब ये कैसे होगा? ओवरनाइट तो होना नहीं है, रातों रात आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको बार बार उन अनकंफर्टेबल सिचुएशन में खुद को पुट करना पड़ेगा, खुद को बाहर जाना पड़ेगा, सही माइंडसेट रखना पड़ेगा, लोगों से फीडबैक लेता रहना है कि यार क्या गलत किया, क्या सही किया। बुरी एडवाइस से बचना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इन 5 तरीक़ों से आप आराम से इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। बहुत सुंदर। जैसे कि ये सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस की है और उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि मैं अपने आप को भी मानता हूँ इस चीज़ के लिए कि एक समय था जब मैं बोलने में बहुत डरता था, और ये सभी को पता है क्योंकि मेरी हाइट कम थी। मैं जैसे आप बता रहे हैं कि सिचुएशन और कोर कॉन्फिडेंस में क्या अंतर होता है, तो मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। और कपड़ों को लेके तो काफ़ी बार मैं सोचता था पहले। अब तो मैं आपको बता दूं कि अब तो मैं कुछ भी पहन के निकल जाऊं वो मेरी चॉइस हो जाती है। लेकिन एक समय ऐसा था
कि जब मैं बाहर भी निकलता था तो ये मुझे आज पता चल रहा है आपसे कि ये क्या चीज़ें होती है और ये कॉन्फिडेंस के ऊपर ही होता है। तो काफ़ी डर होता था कि अरे यार ये तो यार नेशनल प्लेयर होगा, ये तो यार बड़ा कोई खिलाड़ी है, हम इसके साथ कैसे करें। इवन लड़की अगर खड़ी हो जाती है तो हम बात करने में डरते हैं जी। अगर ये देख लेते हैं कि यार कपड़े अच्छे नहीं है तो चाहे वो बड़े हों, दीदी हो, छोटी बहन हो, कोई भी हो, हम उनसे बात करने में डर जाते हैं। टीचर सामने खड़े हैं और देख लेते हैं कि यार पेरेंट्स पास में खड़े हैं, तब भी हम डरते हैं कि यार पापा के सामने कैसे बात करेंगे। तो ये बड़ा एक विचित्र ज्ञान था जो हमको भी मिला, और मैं जितने दर्शक है उनको बताना चाहूँगा कि ये जो एक आंसर था मुझे बड़ा अच्छा लगा ये आंसर जानकर, क्योंकि यार ये चीज़ अगर मुझे पहले पता चलती तो जहाँ तक मैं अभी जो बोल रहा हूँ मैं इससे अच्छा कुछ बोल पाता, अपने आप को कुछ नया सिखा पाता। क्योंकि एक समय था जब मेरी हाइट बड़ी कम थी, बढ़ नहीं रही थी, कपड़े बड़े एक अलग ही थे बिल्कुल जो गांव वाले पहनते इस तरह से, क्योंकि मैं एक छोटे गांव का हूँ। और फिर धीरे धीरे जब खुद में कुछ नया बदलाव लेके आए, मंचों पे जाना शुरू किया, तो ये खुद से सीखने की कोशिश करी, लेकिन मुझे 10 साल हो गए ये सब करते करते, तब जाके आज मैं ऐसा बना हूँ कि आप लोगों से बात कर पाता हूँ। लेकिन अगर इतना नॉलेज मेरे पास पहले आ जाता तो वो 10 साल में, 3 साल या 5 साल में परिवर्तन कर सकता था जी। एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि हमें 4-5 साल लगे क्योंकि हमने ये चीज़ें खुद से करने की कोशिश करी। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको इतना समय नहीं लगना चाहिए। 2 से 3 महीने बहुत होते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो 2 से 3 महीने बहुत होते हैं, इनफ होते हैं। आपको ये सारी चीज़ें इनसिक्योरिटीज़ ओवरकम करने में इनफ होते हैं। आपको 4-5 साल बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको हज़ारों रुपये बुक्स पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, फिर बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना टाइम नहीं। अगर आपके पास राइट नॉलेज हो, सही प्लान हो, तो आप इसको 2 से 3 महीने में ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जो बातें हमने की है, इन बातों को हम अच्छे से समझें, अपने जीवन में उतारें और जीवन का एक आयाम बना दें कि उसको हमको सीखना है, आगे बढ़ना है और कोशिश करना है कि हम अच्छे स्पीकर बन के सामने आए। शुभम जी, जाते जाते कोई एक मैसेज आपके माध्यम से अगर हमारे दर्शकों को हो जाए, उनको मिल जाए, या कोई भी एक सोशल मैसेज जो आप देना चाहें। सोशल मैसेज तो देखो सर आप बहुत अच्छे देते रहते हैं कि यार योगा करिए, सब चीज़ें हैं, योग करिए, स्वस्थ रहिए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको एक अलग मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये है कि अपना समय ख़राब ना करें। अगर आपके पास ये क्वारंटाइन का समय है तो प्रैक्टिस करें, इसको इन्वेस्ट करें खुद में कि यार हाँ हम कैसे कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। समय को नष्ट ना करें बिल्कुल भी। और ऐसा नहीं है कि क्वारंटाइन खत्म हो गया तो फिर उसे एक्सक्यूज़ यूज़ कर लेके अरे मुझे तो कॉलेज जाना है, मुझे तो जॉब पे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं। स्टिल टाइम फाइंड आउट करें, क्योंकि आधा 1 घंटा सबके पास होता है। अगर एक रोज़ नहीं तो 1 हफ्ते में 1 घंटा आप निकाल ही सकते हैं। तो अपने खुद पर वर्क करें, इम्प्रूव करें। और ठीक चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे आज बात करके, और बड़ी खुशी हुई कि कई अच्छे टॉपिक्स पे आपसे बात करने का मौका मिला। और मैं फिर से हमारे आज के मेहमान शुभम जाट जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। जी, शुक्रिया आपको यहाँ बुलाने की। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से आज हमने हमारे मेहमान शुभम जाट जी से बात की, और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, पब्लिक के बीच में बोलने का जो डर होता है उसको ख़त्म करने को लेकर एक बहुत अच्छे विषय पर चर्चा की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और कई नई चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली। तो आप सभी भी इन सभी विषयों को अपने जीवन में उतारें, अपने लाइफ का हिस्सा बनाएं। जो स्टूडेंट्स हैं आपके लिए चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इनके साथ बने रहें, आप इन चीज़ों का पालन करें। 100% श्योर है आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए। टॉक विद अजय में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक अंतिम निवेदन में जाते जाते आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को घर पर रखें, और जितना हो सके उतना ही बाहर जाएं। आप घर पर अपने आप को सुरक्षित ज़्यादा रख पाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हम अपना काम करेंगे लेकिन सुरक्षा के साथ। धन्यवाद।